बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर निखार लौटता हुआ नजर आया है। चाहे सोना हो जो 3 हफ्ते के हाईज पर है, या चांदी जो 4 हफ्ते के हाईज पर अब कारोबार करती हुई नजर आई है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 1% की बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया और $80 के ऊपर यहां पर WTI के लेवल्स फिर से देखने को मिले हैं। माना यह जा रहा है कि यूएस इन्वेंट्रीज में खासी गिरावट है और साथ ही साथ बाजार यहां पर अब जो स्टॉर्म है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको इनको इंपैक्ट कर सकता है, उसका प्रीमियम भी हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, यहां पर कल 6% की गिरावट देखने को मिली और आज भी बाजार हल्के मंदे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। बात करेंगे सोने की। आज से यहां पर त्योहारी सीजन की शुरुआत है, रक्षाबंधन मनाया जा रहा है भारत में, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता से जानेंगे कि क्या है डिटेल्स। साथ ही हल्दी पर बात करने के लिए एनसीडीएक्स के टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इवन एज हम यहां पर त्योहारों की शुरुआत कर रहे हैं, एक कंसर्न है भारतीय बाजारों में और वो मॉनसून को लेकर है, क्योंकि यहां पर अब तक हम जून से अब तक के नंबर्स देखें तो 8% बिलो नॉर्मल यहां पर रेनफॉल रही है और जहां तक अगस्त का महीना है 33% यहां पर नॉर्मल से कम बारिश हुई है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में स्काईमेट के जीपी शर्मा ने हमसे कहा कि सितंबर के महीने में भी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 से 15% यहां पर बारिश कम रह सकती है और ओवरऑल इस सीजन की अगर बात करें तो 10% की डेफिशिएंसी के साथ यह सीजन खत्म हो सकता है। आइए सुनते हैं। सितंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी मानसून कम ही रहेगा, अगस्त जैसा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 10-15% की कमी आप लेके चले। वैसे ही 167 मिलीमीटर नॉर्मल रेनफॉल है सितंबर का, तो 15-20% भी कम करेंगे तो लगभग 30-35 मिलीमीटर के कम वर्षा होने का अनुमान है। देखिए 9% की कमी है आज के दिन में। जब अगस्त शुरू किया था तो 105% था एलपीए और आज 9%, मतलब 91% की बात करें तो 14% का स्टेट वे ड्रॉप एक महीने के अंदर नहीं देखने को मिलता। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो ऐसे में ऐसे हालात बनते हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके तो ये तो मॉनसून को लेकर बातचीत हुई, जहां पर आगे का आउटलुक तो काफ़ी ख़राब नज़र आ ही रहा है और इनफैक्ट इस महीने के शुरुआत में ही शर्मा साहब ने ये बात कही थी कि अच्छी बारिश नहीं होगी, इनफैक्ट डिफिशिएंट रेनफॉल हो सकती है और उसी तरीके से पूरा महीना पैन आउट होते हुए दिखाई भी दिया है। लेकिन बात करें अगर गोल्ड की, तो हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 3 वीक्स के हाइस पर प्राइसेस आते हुए देखे हैं। घरेलू बाजार में भी रिकवरी आई है और यूएस में जो जॉब डेटा गिरकर आया है, उसके बाद ट्रेजरी यील्ड्स हो या फिर डॉलर इंडेक्स हो, वहां भी थोड़ी सी नरमी दिखी है जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया है। लेकिन सवाल यह है कि यहां से क्या प्राइसेस अब रिकवरी की तरफ ही रुख करेंगे, क्या भाव रह सकता है, डिमांड कैसी, इन सब पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। पहले सुरेंद्र मेहता के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ट्रिगर्स पर ही बात कर लेते हैं और गोल्ड प्राइसेस पर ही। रिकवरी तो बनी है, कितनी टिकाऊ लग रही है रिकवरी? क्या यहां से एक्सपेक्ट करें कि प्राइसेस और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे? सुरेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री भी हैं, रवि दियोरा भी हैं। राहुल, प्राइस वाइज आपका व्यू क्या है इन लेवल से? ये शानदार तेजी आते हुए देखिए, कल जॉल्ट के जो जॉब ओपनिंग के डाटा आए थे वो भी काफी ज्यादा गिर के आते हुए दिखे। और सबसे मेन चीज है कि हमने डॉलर इंडेक्स के अंदर जोरदार गिरावट आते हुए देखी, जो 104.30 तक के लेवल चले गए थे, अब 103.50 के पास आते हुए दिखे हैं। बट अब हमें लगता है कि यहाँ पे एक बार डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार जंप दे सकता है। तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है दैट इज द 1948 तक के लेवल आज या कल में टच करते हुए दिख पाएंगे। बट वहां से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेंगे। आज इवनिंग के सेशन में देखे तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के डाटा आते हुए दिखने वाले हैं, जो कि एक वोलेटिलिटी बढ़ाते हुए दिखेंगे इवनिंग सेशन में। बट आज के लिए यदि बात करें तो जब तक गोल्ड 58,800 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है 59,600 to 700 तक के लेवल टच हो सकते हैं। बट वहां पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। बट आज के लिए बात करें तो एक बाइंग ऑन डीप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करना चाहिए।
ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर सोने में फिलहाल बनती है और अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी भी है। एक अच्छा सपोर्ट 1880 के आसपास रहा और एज ऑफ नाउ बातें यहाँ पर 1950 की जा रही हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सोने में, क्योंकि आपके लेवल्स के ठीक बीच में ये कारोबार करता हुआ, और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है सोने में 8% का इजाफा है, डॉलर में 6.5% का है। कल सोने को हमने जापानीज येन में रिकॉर्ड हाई छूते हुए देखा और जापानीज येन में अगर देखें तो सोना अब 18% तेज चल रहा है। कैसे देखते हैं आप सोने की खरीदारी और ये प्राइसिंग? मनीषा जी, देखिए, मैंने पिछले हफ्ते ही आपको कहा था कि एक कंसोलिडेशन फेज है और कंसोलिडेशन फेज बिल्कुल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो बॉटम $1866 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल था, वो अब शिफ्ट हो गया $1895 पे। तो $1895 से $1980 के बीच में गोल्ड मूव करता रहेगा। जो आंकड़े कल हमने यूएस जॉल्ट डेटा देखें, जो सर्वे डेटा देखें और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स देखा, तो वो बिल्कुल गोल्ड के फेवर की तरफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड ने अपना बॉटम एक बना लिया है और आगे गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में शॉर्ट पोजीशन लेना ज्यादा उपयुक्त नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि जो आगे जितने भी डेटा आएंगे और जिस प्रकार से ये ब्रिक्स की जो समिट हुई है और अपनी नेशनल करेंसी में जो ट्रेड करने की बात हुई है, इससे डी डॉलराइजेशन बढ़ेगा और उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि भारत की सरकार ने भी की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सारी सेंट्रल बैंक की जितनी भी देश ब्रिक्स में आ रही हैं, वो सारी सेंट्रल बैंक के गोल्ड को बाय करने की तरफ मूव करेगी और इसी वजह से गोल्ड के नाम बढ़ते ही जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक तो ये कि कहां तक बढ़ सकते हैं अब भाव, अगर दिवाली तक की बात की जाए, क्योंकि सारे टारगेट्स अब दिवाली तक के हैं। देखिए, मुझे लगता है दिवाली अभी यहाँ से लगभग 2 महीने दूर है। मैं अब भी मानता हूँ कि दिवाली तक हमें करीबन $2050 से $2100 स्पॉट में प्राइसेस नजर आ सकते हैं। यदि इसी रेशियो में यूएस डॉलर को हम कन्वर्जन करें तो तकरीबन हमें दिवाली के आसपास 64,000 से 65,000 तक के गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल नजर आ सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि भारतीय बाजारों में अब फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर डिमांड भी बढ़ने वाली है। मुझे लग रहा है सेंट्रल बैंक की डिमांड भी बढ़ेगी और यदि थोड़ा सा भी गोल्ड प्राइसेस को जिस प्रकार से इस हफ्ते हमें मूवमेंट मिला है, ये मूवमेंट जारी रहा तो ईटीएफ में भी बहुत बड़ी बाइंग आएगी गोल्ड के अंदर। और ये सब चीजों को यदि हम मद्देनजर रखें तो गोल्ड के प्राइसेस आगे बढ़ते ही जाएंगे। ओके, तो आगे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और जैसे मिस्टर मेहता ने खुद ही मेंशन कर दिया कि इन्वेस्टमेंट बाइंग हो या फिर ज्वेलरी बाइंग हो, दोनों में डिमांड यहां से अच्छी रहने की एक्सपेक्टेशंस हैं। चलिए क्विकली एक स्ट्रैटेजी रवि से भी ले लेते हैं। रवि, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर स्ट्रैटेजी वाइज? गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड में काफी अच्छा मोमेंटम हमने कल इवनिंग पे आते हुए देखा था। आई थिंक जो फेड अपने पॉलिसी डिसीजन में 3 मेजर डेटा का उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। पहला है जॉब, जिसमें नॉन फार्म पेरोल, जो प्राइवेट नॉन फार्म पेरोल आ जाएंगे एंड फ्राइडे को आएंगे फाइनल नॉन फार्म पेरोल के डेटा। सेकंड वो देखते हैं ग्रोथ, तो आज जीडीपी ग्रोथ के डेटा है। और तीसरा वो देखते हैं वो इन्फ्लेशन, कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स। तो जो 3 मेजर फैक्टर फेड की पॉलिसी में रहते हैं, वो तीनों फैक्टर ये 3 दिन आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो वन साइडेड मोमेंटम के बाद शायद गोल्ड में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर में 1970 का, स्पॉट में 1942 का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होता है तो मुझे लग रहा है कि इवनिंग में या कल के दिन और तेजी बढ़ सकते हैं। बट ये रिस्क रहेगा, तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट डेटा है, तो तीनों दिन वोलेटिलिटी रहेगी। मुझे लग रहा है कि इससे गोल्ड से मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा सिल्वर। वहां पे चाइना जो मेजर्स ले रहा है, इससे बेस मेटल्स को सपोर्ट मिला है। एज वेल एज देखे तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 2370 का, इसके ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहे हैं। 76,200 के करीब प्राइसेस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, वहां पे आप बाइंग का पोजीशन ले सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 75,500 का। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 77,200 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए, क्योंकि ये एक्सपायरी नजदीक है। तो मेरा ट्रेड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी रिकवरी की उम्मीद सिल्वर में करनी चाहिए।
तो ये तो बात हुई यहाँ पर प्राइसेस की, लेकिन सुरेंद्र जी एक फाइनल सवाल की, जिस तरह से हमने शुरुआत यहाँ पर शो की मॉनसून के साथ करी, तो रूरल इंडिया की खरीदारी आप कैसी देखते हैं? अगर जिस तरह का हाल हमने अगस्त में देखा और सितंबर में एक्सपेक्टेशन है कि बारिश फिर यहाँ पर कम रह सकती है। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन ये कंसर्न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए है। यदि आप इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वहाँ पे जो मॉनसून के कंसर्न है वो कंसर्न नहीं है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भारतीय बाजारों में भी सोने के दाम तय तो इंटरनेशनल मार्केट ही तय करता है। मॉनसून को लेकर जरूर रूरल एरिया में हमें भी कंसर्न है। जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है कि 10 से 15% मॉनसून की कमी होगी, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जाकर दिवाली के आसपास हमें जरूर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चल रहे हैं। और लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, यदि मॉनसून में ड्रॉप होता है तो जो डिमांड होगी, जो पिछले साल के मुकाबले डिमांड में करीबन 6 से 7% की गिरावट जरूर आ सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए। और गोल्ड यहाँ से मजबूत ही दिखाई दे रहा है, हमारे तमाम गेस्ट का वही व्यू है और यहाँ से बाइंग भी इमर्ज होते हुए दिखाई देगी। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं एनर्जी बास्केट की। सबसे पहले कच्चे तेल पर राय ले लेते हैं। राहुल, क्या राय रहेगी आपके कच्चे तेल पर? इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $85 के ऊपर है। जिस तरीके का डेटा क्रूड इन्वेंट्रीज का यूएस में आया है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो हरिकेन की कंसर्न्स हैं उसके कारण प्राइसेस को फर्दर सपोर्ट मिला है, क्या राय इन लेवल से? क्या रेंज आप देखते हैं और स्ट्रैटेजी क्या है? सही बात कही दीपाली आपने कि जिस हिसाब से हमने देख रहे हैं कि कंसर्न आते हुए दिख रहे हैं रिगार्डिंग द इन्वेंट्री पार्ट और सब पे, तो उस वजह से कल हमने एक जंप आते हुए देखा है। बट चाइना जिस हिसाब से मेजर लेते हुए दिख रहा है कि कल भी हमने एक न्यूज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आज या कल के अंदर चाइना ने अपने 4 बड़े बैंकों को कहा है कि उनके लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट को कम कर देना चाहिए, तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर एक डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। बट अभी भी कंसर्न है कि WTI क्रूड का जो 200 मूविंग एवरेज है, दैट इज द 81.50 के आसपास में आता दिख रहा है, अभी उसी लेवल पे मूव करते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है कि यहाँ से वापस से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखना चाहिए क्रूड के अंदर। तो कहीं पे भी यदि आपको 6800 के आसपास में मिलता है तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेंगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 6870। नीचे में आपके टारगेट 6650 से लेके तो 6550 तक के देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ओके, बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं। और कैसे देखते हैं आप मेटल्स के प्राइसेस को यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर हल्की सी बढ़त आते हुए देखी है। जिस तरह से चाइना का सपोर्ट आया है राहुल, उसका फायदा यहाँ पर भी है। सही बात है, चाइना का जिस हिसाब से कंटिन्यूसली स्टेपिंग करते जा रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, और हमने देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली प्रॉपर्टी मार्केट को भी बूस्टअप करने के लिए वो मेजर लेते हुए दिख रहे हैं। उसके वजह से हमने देखा है कि कॉपर रहो, जिंक रहो, सब में एक अच्छी मोमेंटो बनते हुए दिखी है। कॉपर में और जिंक में अभी भी हम बुलिश है। कॉपर 736 के आसपास में मूव करते हुए दिख रहा है। 740 के आसपास में एक हर्डल है, यदि 740 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली हम 756 तक के टारगेट कॉपर में आते हुए दिखेंगे। आज यदि इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट पे बात करें तो इंट्राडे प्रोस्पेक्ट पे यदि 733 के आसपास में मिलता है तो बाय करके चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 730। ऊपर में टारगेट 740 के देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक में हमने लास्ट वीक एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी, जहां पे निगेटिव क्रॉसओवर से पॉजिटिव क्रॉसओवर में जिंक आते हुए दिखा है। हालांकि हम देखें कि 220 का लेवल लेवल पे इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस होना मुश्किल लग रहा है। बट हमें लगता है कि कहीं पे भी यदि 212 213 के आसपास में मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए जिंक के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ 210। ऊपर में टारगेट 219 का रहेगा। चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपकी बेस मेटल पैक से। और जिंक में एक ट्रेड आप खरीदारी की तरफ ले सकते हैं 216 217 के मौजूदा लेवल से। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कमोडिटीज पर फोकस करेंगे। खास दबाव बनता हुआ नजर आया है। कीमतों में लगातार 2 दिनों से लोअर सर्किट रहा है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि हल्दी की तेजी पर अचानक ब्रेक लगने के पीछे क्या कारण है। ऑफकोर्स NCDX में हमने टर्मरिक के ऊपर यहाँ पर एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन लगता हुआ देखा है, जिसका भी असर यहाँ पर प्राइसेस में और कुछ मुनाफा वसूली भी रही। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। पूनम चंद जी नमस्कार। पहले तो एक्सचेंज
एक्सचेंज ने जो यहाँ पर एडिशनल सर्वेलेंस मार्जिन लगाया है उसे आप कैसे देखते हैं? वो लगाना भी जरूरी था, क्योंकि उसके बगैर जो इतनी फास्ट एकदम तेजी मंदी चल रही थी वो थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गई है इससे। और दूसरा क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग काफी हाजिर में और ये एनसीडीएक्स पे काफी प्रॉफिट मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा चल रहा था। इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। तो जितना जो बाजार एनसीडीएक्स में टूटा है उतना हाजिर में नहीं टूटा। हाजिर में 500-700 की मंदी है। ओके। और जो अपने एनसीडीएक्स में उसमें 500 से 2000 रुपए की मंदी है। बाजार मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक जाना चाहिए। धीरे धीरे यहाँ से वाटिंग में आएंगी, क्योंकि सामने पूरे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल डिमांड तो बरोबर रहेगी। यहाँ से थोड़े बढ़ने की चांसेस ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर और स्पॉट में इस मुनाफा वसूली के बावजूद भी एक गैप है, तो एज ऑफ नाउ वो गैप कितना है? अब उतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब उतना 800 से 1000 रुपए का गैप है, वो चलते रहेगा मैडम। उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जो अभी तक 3000 का जो चल रहा था वो पूरा गलत चल रहा था। अब जो इतना ये 1000 रुपए का चल रहा है उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब हाजिर और फ्यूचर मार्केट दोनों हिसाब से चलते रहेंगे, ऐसा लगता है। साथ ही पूनम जी, एक्सपोर्ट डिमांड या फिर एक्सपोर्ट इंक्वायरीज कैसी हैं? क्योंकि हमने थोड़ा सा पेस स्लो डाउन होते हुए देखा था शार्प राइस की वजह से। वहां कैसे इंक्वायरीज हैं अभी? एक्सपोर्ट्स की इंक्वायरीज हैं, परंतु ट्रेड नहीं हुआ। वो लोगों को इंक्वायरी तो है ही कि उनको लेना तो है, परंतु वो देख रहे हैं कि मार्केट और 500 से 1000 रुपये अगर नीचे आ जाता है तो वापस इंटर करने का उनका विचार है। तो 500 तो ऑलरेडी डाउन हो चुका है, और अगर 400-500 रुपये डाउन होता है तो वापस एक्सपोर्ट की डिमांड चालू हो जाएगी। तो पूनम चंद जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज तो हैं ही, डोमेस्टिक मांग यहाँ पर फेस्टिवल्स के चलते बढ़ जाएगी, तो भाव फिर आगे आने वाले 2-3 महीने में क्या रेंज बनेगी? इसमें वापस जो बाजार टूटे हैं हाजिर में, वो वापस जो 1000 रुपये हाजिर में बाजार टूटा है वो वापस पिकअप कर लेंगे। तो जो लोगों के दिल में एकदम घबराहट आ गई थी, जो बेचवाली प्रेशर आ रहा था, वो रुक जाएगा। ओके। तो यहाँ से हाजिर में 1000 से 1500 रुपए की तेजी का ध्यान है। ओके। ओके, चलिए शुक्रिया पूनम चंद जी आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली रवि, क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी टर्मरिक पर और बाकी एग्री कमोडिटी बास्केट से कोई ट्रेड रहेगा क्या? वैसे टर्मरिक में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। मुझे लग रहा है कि काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट जहां से रैली चालू हुई थी 13200 के लेवल से रैली चालू हुई थी, और यहाँ से करीबन मींस प्राइसेस 1000 पॉइंट ही दूर है। फंडामेंटल हमें अपॉर्चुनिटी बेस्ड बाइंग है। एक्सपोर्ट की भी जो डिमांड एंड इंक्वायरीज आ रहे, अपॉर्चुनिटी बेस्ड आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि शायद लोअर लेवल पे जो करेक्शन आया है, इंक्वायरी एक ऑर्डर में तब्दील होगी। तो मुझे यहाँ से ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहे। 13200 13500 के बिटवीन बॉटम बन जाएगा। आगे मुझे लग रहा है 15500 से 15800 तक के लेवल फिर से टर्मरिक में आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मेरा मानना है कि धनिया में आज अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है। काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है, यहाँ पे बाय करें। 6950 के करीब करंट कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। स्टॉप लॉस 6850 का लगा सकते हैं। और धनिया में मुझे लग रहा है कि अपर साइड 7140 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने चाहिए, क्योंकि आज रक्षाबंधन है, मंडिया क्लोज है, तो शायद 1-2 ट्रेडिंग सेशन आपको रुकना पड़े। सेकंड जो बाय कॉल रहेगा वो कपास थाली में रहेगा। लगातार देखे तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ट्राई कर रहे। कॉटन कॉम्प्लेक्स के प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब अच्छे रिकवर हुए, तो मुझे लग रहा है कि जैसे सर्दिया की डिमांड भी स्टॉकिस्ट की डिमांड काफी अच्छी यहाँ रहेगी। तो कपास खाली में 2650 के करीब बाय करे, 2610 का स्टॉप लॉस लगाए, और अपर सर 2700 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आज के लिए रहेगी, धनिया एंड कोकुड, दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन। ओके, चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और साथ ही राय टर्मरिक पर। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है।